नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी के लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक इजीली अवेलेबल हों। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट 6 में आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो गया है आर्टिकल 74 का। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ पर बात हुई है तो उसका आंसर आर्टिकल 75 होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। मैंने गलत बोल दिया होगा वहाँ पर, तो उसका ऑप्शन सही कर लीजिएगा। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा गया है कि जो संसद है इसने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया है। तो ये पारित हुआ है 1982, 1989, 1986 या 1985 में। तो ये हुआ है 1985 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई है यहाँ पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ये किसके प्रति होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्राइम मिनिस्टर या इनमें से कोई भी नहीं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, इसमें कहा गया है 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो कार्यकारी परिषद बनी थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला दिया हुआ है कि अगर पंचायत है वो विघटित यानी कि डिसॉल्व हो जाती है तो जो अगले इलेक्शंस होंगे वो कितने दिनों में होंगे? 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 वर्ष में। तो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 मंथ्स। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो केंद्रीय बजट की तैयारी करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राजस्व विभाग होता है, आर्थिक मामलों का विभाग होता है, वित्तीय सेवाओं का विभाग होता है या व्यय विभाग होता है? तो ये होता है आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात की गई है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं हिंदी में, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स प्राक्कलन समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स सरकारी उपक्रम समिति और याचिका समिति यानी कि कमिटी ऑन पिटिशंस। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं इसमें और कितने राज्यसभा से, इसको कमेंट करके बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर बात आती है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जजेस की संख्या में वृद्धि करने की जो पावर्स हैं वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास या विधि आयोग लॉ कमीशन के पास? तो ये शक्तियां हैं संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास। और रिसेंटली जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको इंक्रीज भी किया गया है और उनकी संख्या अब कितनी हो गई है? 34 यानी कि 33+1। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को स्टैब्लिश किया है किसको रिप्लेस कर कर? तो ये आसान सा प्रश्न है, किसको रिप्लेस किया गया है? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको कस्टोडियन कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन या कस्टोडियन है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको सबसे रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया, कोंकणी,
भोजपुरी और असमीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया। उड़िया को दिया गया है 2014 में। ठीक है, इसके साथ ही हमारे ये देश में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया गया था तमिल को। ठीक है, तो याद रखिएगा तमिल को सबसे पहले दिया गया था 2004 में। इसको सही से लिखकर बता देती हूँ, तमिल को दिया गया था 2004 में। उसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में। देन कन्नड़ 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। फिर आता है तेलुगु, तेलुगु को दिया गया 2008 में ही। और उसके बाद मलयालम को दिया गया 2013 में। और अंत में 2014 में दिया गया उड़िया लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले किसको दिया गया है, तमिल को दिया गया है, संस्कृत को नहीं। राइट, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है, ये बताना है हमको। देखिए, इंग्लिश और हिंदी थोड़ा डिफर कर रहा है। यहाँ पर सबसे बाद में पूछा है और यहाँ पर अर्लीस्ट पूछा गया है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, सबसे बाद के हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ है 1920 में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पता होगा 1916 में इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना भी 1920 में हुई है। लेकिन इन दोनों को अगर देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ है 29 अक्टूबर 1920 को, और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 1920 को। तो इसका मतलब गुजरात विद्यापीठ पहले स्थापित हुआ है। उसके बाद काशी विद्या जो पीठ है बनारस में, इसकी स्थापना हुई है 1921 में। तो इस हिसाब से सबसे बाद में कौन सा स्टैब्लिश हुआ है, काशी विद्यापीठ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम को मनाया जा रहा है पूरे देश में। इस दिन को 75वीं एनिवर्सरी के रूप में मनाया जा रहा है संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम को। तो ये किसकी 75वीं एनिवर्सरी होगी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, स्वदेशी मूवमेंट की, डिसोबीडियंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो ये 75वीं वर्षगांठ होगी क्विट इंडिया मूवमेंट की, राइट, जो कि 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है हमको अकबर की विक्ट्रीज की। देखिए, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अकबर ने मेड़ता पर अधिकार किया था, मेड़ता पर किया गया था 1562 में। उसके बाद आता है गढ़कटंगा यानी कि गोंडवाना पर इन्होंने किया था 1564 में, 1564 में। फिर आता है मेवाड़ की विजय, मेवाड़ की विजय कब हुई है, 1568 में। देन उसके बाद है रणथंभौर की विजय 1569 में। और अंत में आता है कलिंजर की विजय, जो कब की है, किस वर्ष की है, 1569 में ही की है, लेकिन ये बाद में की गई है। राइट, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा इस हिसाब से ऑप्शन ए बैठेगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बात की गई है वो कौन सा उपनिषद है जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व हमें दिखाई देते हैं, पेसिमिज्म के तत्व जो है वो दिखाई देते हैं। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद या प्रश्नोपनिषद। तो इसका आंसर होगा मैत्रायणी उपनिषद में हमको सबसे पहली बार पेसिमिज्म यानी कि निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं। इसमें हमको वो वंश बताना है जिसने नंद वंश के बाद रूल किया था मगध पर। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम देखते हैं। कहा गया है कि जो बराबर केव्स थे इनका उपयोग किसने शेल्टर हाउस के रूप में किया था, बुद्धिज्म ने, अजीवक्स ने, थारूज ने या जैन्स ने। तो इनका उपयोग किया गया था अजीवकों के द्वारा। ठीक है, और मौर्य युग में जो पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की जो कला थी, इसका पूर्ण विकास हुआ था। और अशोक और जो उनके पौत्र थे दशरथ, इनके समय पर बराबर और जो नागा अर्जुनी केव्स थे इनको काटकर बनवाया गया था आजीविकों के आवास के लिए। किसके लिए, आजीविकों के आवास के लिए। और अशोक के समय पर बराबर के जो केव्स हैं इनको काटकर बनवाया गया था। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा वेद जो है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में जो वेद त्रय में शामिल नहीं है वो है
अथर्ववेद यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने गदर पार्टी के प्रसिद्ध मुख्यालय को पुस्तकालय और संग्रहालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था और इस प्रसिद्ध स्थान के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कौन सा है आश्रम? गांधार आश्रम, मणि भवन, शांतिग्राम आश्रम या युगांतर आश्रम? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा युगांतर आश्रम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात की गई है कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख यानी कि ओल्डेस्ट ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें कहाँ से मिला है? हाथी गुम्फा से, जेवरा इंस्क्रिप्शन से, प्रयाग प्रशस्ति से या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा वो नगर है जहाँ से हड़प्पा सिविलाइजेशन के तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं। 3 काल, 3 पीरियड्स के साक्ष्य मिले हैं, वो है सुरकोटडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी या मांडा, या इन सभी में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इन सभी में हमें तीनों स्टेजेस के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। देन अगला देखते हैं। इसमें बात की गई है उपसंपदा पद जो बुद्धिज्म का है, इससे क्या तात्पर्य है? तो पहला दिया हुआ है कि ये एक रिलीजियस वर्च्यू है विच इज़ अर्न बाय डोनेटिंग टू बुद्धिज्म, और प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बुद्धिज्म, अर्ली कन्वर्जन टू बुद्धिज्म या फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ बुद्धिस्ट मंक। तो बौद्ध मत को दान देने से अर्जित जो धार्मिक पुण्य होता है वो होता है बौद्ध मत से संबद्ध संपत्ति, या बौद्ध मत से में जो आरंभिक धर्म परिवर्तन हुआ, या बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था होती है। तो ये उपसंपदा पद क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था होती है उसको कहते हैं उपसंपदा पद। ठीक है, फिर बात करते हैं अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा जो है ये भागवत धर्म के लक्षण थे। तो कब है ये? आरंभिक वैदिक युग के, उत्तर वैदिक युग के, गुप्त काल के या मौर्य काल के? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल के। ठीक है, तो अवतारवाद की संपुष्टिकरण और विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे गुप्त काल में। राइट, अगला देख लेते हैं। बात की गई है किस मूर्ति कला में यानी किस स्कल्पचर में हमेशा हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिल्ट, ग्रीन लेयर्ड रॉक्स जो हैं इनका प्रयोग किया गया है? गांधार स्कल्पचर में, मौर्य स्कल्पचर, बरहूत या मथुरा? तो ये किया गया था गांधार में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात की गई है ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो शुरू किया गया सबसे पुराना और जो भारतीय स्वामित्व वाला न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वो कौन सा था? द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, स्वदेश मित्र या यंग इंडिया? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है जो ब्रिटिश इंडिया में शुरू किया गया था। अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये जो है ये किसको डिस्क्राइब करती है? किसका सी वोएज? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर तक, लाल सागर से बैक्ट्रिया तक या लाल सागर से इंडिया तक? तो ये डिस्क्राइब करती है वोएज किसके बीच में? रेड सी से इंडिया तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, फिर 2011 के सेंसस के हिसाब से कहा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में कितनी है, यानी कि जनसंख्या घनत्व। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1106। में हमको बताना है कौन सा पेड़ है, ट्रीज और उनका जो क्षेत्र है वो सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो देख लेते हैं। देवधर कहा गया है ये पाया जाता है मिडिल गांजेटिक प्लेन, मध्य गंगा मैदान में। सागौन ये प्राप्त होता है मध्य भारत से, सेंट्रल इंडिया। सिंचोना जो है या सिंकोना ये हिमालय की तराई में, और सुंदरी सुंदरबन के डेल्टा में। तो जो सही मैच नहीं है वो है देवधर, यानी कि ये कहाँ पर प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है वेस्टर्न हिमालयाज में, पश्चिमी हिमालयाज में, ना कि मिडिल गांजेटिक प्लेन्स में। राइट,
आगे बढ़ते हैं। इनमें से करेवा का जो निर्माण होता है वो कौन से हिमालयन पार्ट में होता है? देखिए, करेवा फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये संबंधित है कश्मीरी हिमालय से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बात की गई है कि इनमें से कौन सी नदी जो है ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज यानी कि पूर्वानुवर्ती अपवाह नहीं बनाती है? गोदावरी, इंदस, ब्रह्मपुत्र या सतलज? तो गोदावरी नदी वो है जो ऐसा ड्रेनेज नहीं बनाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमको बताना है लेटराइट सॉइल से संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहले में बात की गई है कि ये बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड में समृद्ध होता है, सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है और बहुमूल्य निर्माण सामग्री ये प्रदान करता है और ये बागान फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है। देन बात की गई है बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लीची पूरे भारत में, जहाँ की लीची प्रसिद्ध है? तो कहाँ की लीची पूरे भारत में प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, भागलपुर। तो ये प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सीमेंट उत्पादन कारखाने और उनके सामने जो उनके स्टेट्स दिए हुए हैं उसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सिक्का दिया हुआ है गुजरात में, डालमिया नगर असम, सिंदरी झारखंड और बसंत नगर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा इनकरेक्ट है? जो इनकरेक्ट है वो है डालमिया नगर। जो डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री है ये असम में नहीं, कहाँ पाई जाती है? बिहार में। राइट। इसमें हमको बताना है वो कौन सा नेशनल हाईवे है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार में है। तो वो है हमारा नेशनल हाईवे 31। ये लगभग 393 किलोमीटर जो है ये बिहार में पड़ता है इसका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जलकुंड है जो बिहार के राजगीर जिले में नहीं स्थित है? तो जो अग्निकुंड है ये राजगीर जिले में नहीं स्थित है। ये कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित है गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गया जिले में। अगला दिया हुआ है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है ये लोकेटेड है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार की। राइट। आगे दिया है हमें बताना है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कोल है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन का अंश होता है। तो वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट। ये सबसे अच्छा कोल माना जाता है। इसमें 80% के ऊपर होता है कार्बन कंटेंट। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रश्न डिफरेंट है तो हम दोनों को ही करेंगे। पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है नदर्न पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ये वाला जो पार्ट है तो इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए दूसरा नाम कौन सा यूज होता है? तो ये है ऑप्शन ए कोनकान। राइट। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है भारत के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र जो है ये इन्हीं 3 राज्यों में है। तो वो कौन से 3 राज्य हैं ये हमको बताना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा। देखिए यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? तो ये है पहले स्थान पर राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद पड़ता है चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों को ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट। इसमें हमको बताना है कि 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये शिवहर बिहार में, आजमगढ़ यूपी में, कुरुंगकू में, अरुणाचल प्रदेश या येमेन पुडुचेरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये की गई है कोहिमा नागालैंड में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर वो है। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एसिड बनता है जब दूध से दही बनाने की प्रक्रिया की जाती है? तो ये बनता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। ये एलिवेशन गलत है, लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा, सब्लिमेशन होगा। राइट। फिर बात की गई है कि एक सोल्यूशन है जो ब्लू से
रेड टर्न हो जाता है, लिटमस जो है उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो ये कौन सा हुआ, उसका पीएच वैल्यू क्या हुआ उस सोल्यूशन का? तो ये लेस देन 7 हुआ, ज़्यादा हुआ 7 से, 7 हुआ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लेस देन 7 हुआ और इसका मतलब ये एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में किसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से गलत लिखा हुआ है, तो कूलेंट और मॉडरेटर होगा, यानी कि विमंदक और प्रशीतक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट या लिक्विड हाइड्रोजन। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में हमको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव बताया गया है फ्लोरीन को। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, यानी कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व हो जाएगा हमारा सीजियम। और सबसे हल्का जो तत्व है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट पूछा गया है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो दूसरा वाला दिया है ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ये हीलियम का होता है। ठीक है, और सबसे कम होता है सीजियम का। अगला देख लेते हैं। बात की गई है गन मेटल की। ये किसका मिक्सचर होता है? निकल कॉपर और स्टील का, जिंक कॉपर और आयरन का, एल्यूमिनियम और जिंक का, और कॉपर स्टील और जिंक का। तो गन मेटल होता है कॉपर स्टील और जिंक का मिक्सचर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल गुड गवर्नेंस डे, इसको मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और कहा गया है इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है? तो इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है? जवाहरलाल नेहरू का, अटल बिहारी वाजपेयी का, महात्मा गांधी का, या सुभाष चंद्र बोस का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस दिन सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में देश की जो पहली लंबी दूरी की सीएनजी बस सर्विस है, ये किस रूट के लिए शुरू की गई है? तो लखनऊ आगरा है, दिल्ली मथुरा है, दिल्ली देहरादून है, या दिल्ली कोलकाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से देहरादून। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने रक्त बैंकों की पहुंच में सुधार करने के लिए रेड क्रॉस ऐप को जारी किया है। तो ये जो ऐप है ये किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के द्वारा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 18 दिसंबर 2019 को केरल का जो कोच्चि पोर्ट है इस पर अपहरण अभ्यास का संचालन किया गया था। तो ये किस सेना के द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और दिल्ली पुलिस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात की गई है 18 दिसंबर 2019 को इंडिया और अमेरिका के जो विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में, वॉशिंगटन में, उत्तर प्रदेश में, या न्यूयॉर्क में? तो इसको किया गया है वॉशिंगटन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली भी ये 2+2 डायलॉग जो है इंडिया और अमेरिका के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में ये हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है इसको कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये जो 2+2 डायलॉग है ये इंडिया कितने देशों के साथ करता है और वो कौन कौन से हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कहा गया है 2018 के लिए जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है ये पोलैंड की ओल्गा तोकारजुक को दिया गया था, और 2019 के लिए ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए 2018 और 2019 के एक साथ ही डिक्लेयर किए गए थे, क्योंकि 2018 में लिटरेचर का नहीं दिया गया था। तो 2019 का किसको दिया गया है? ये दिया गया है पीटर हैंडके को, ये ऑस्ट्रिया की है। अगला देख लेते हैं। फिर कहा गया है दिसंबर 2019 में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है आयरन यूनियन 12 इसका आयोजन हुआ, और ये जो अभ्यास है ये किन दो देशों की सेनाओं के बीच में हुआ है ये बताना है हमको। तो आयरन यूनियन 12 जो है ये इंडिया का तो नहीं है, क्योंकि इंडिया के उसमें परिप्रेक्ष्य में हमने इसको नहीं सुना है।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका और यूएई। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि इंडिया की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में रैंक कितनी रही है? 9th रही है। तो इसमें फर्स्ट रैंक नहीं पूछी गई है, इसमें लास्ट रैंक पूछी गई है। इसमें हमें बताना है लास्ट रैंक किसकी रही है। तो इसमें लास्ट रैंक रही है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका लास्ट पोजीशन पर है इस इंडेक्स में, तो याद रखिएगा। देन अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है ये भी देख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन है इसमें, देखिए फर्स्ट 3 पोजीशन जो है वो लास्ट ईयर की तरह फिर नहीं दी गई हैं। 4th पोजीशन दी गई है और वो टॉप पर है, उसमें स्वीडन। राइट, अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2019, इसकी थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो व्हाट डे इज दिस डे सेलिब्रेटेड? तो कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये दिन? ये दिन मनाया जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, उसके बाद 15 दिसंबर या 20 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, आगे कहा गया है दिसंबर 2019 में जो जारी हुए थे देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी हुई थी। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था एबरडीन थाना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और इस सूची में दूसरा स्थान था वो किस राज्य के थाने को मिला था? उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के या तमिलनाडु के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के थाने को मिला था, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात की गई है दिसंबर 2019 में ही भारत ने किस देश के साथ गैर संचारी रोग क्या हुए? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की स्थापना हेतु सहमति जताई है। नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी या बांग्लादेश? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नवंबर 2019 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 100 मानक फ्लोर बसों की शुरुआत की? तो 100 स्टैंडर्ड फ्लोर बसेस की शुरुआत कहाँ किसके द्वारा की गई है? ये की गई है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उसके बाद है किस मंत्रालय ने 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक के बीच में पेंशन सप्ताह मनाया, पेंशन वीक को सेलिब्रेट किया? तो ये मनाया गया था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर है किसने अपनी पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लिए 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 जीता है? तो ये किसकी पुस्तक है? इसको हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टोनी जोसेफ, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने ही जीता है ये शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019। तो ये भी इससे हमें 2 पॉइंट्स पता चल गए हैं, इनको याद रखिएगा। फिर बात की गई है कि दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। इस जो कॉन्क्लेव था इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर है राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की जो ब्रेल प्रेस के द्वारा तैयार की गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के ब्रेल संस्करण का विमोचन जो है ये केंद्रीय जो मंत्री है हमारे थावरचंद गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को किया था। ये कहाँ पर किया गया था? तो इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत रिलीज द ब्रेल एडिशन ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स प्रिपेयर्ड बाय ब्रेल प्रेस ऑफ राजस्थान? तो इसका विमोचन कहाँ पर किया गया था, इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया था, ये बताना है हमको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए में, यहाँ पर लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। फिर देखते हैं 30 दिसंबर 2019 को किसने चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस पर ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो वेब पोर्टल है उसकी शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हुआ, जल्दी से सोचिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसको शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा।
नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में जो विजडन पत्रिका ने दशक के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों की जो सूची जारी की है, इसमें किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो कौन है वो भारतीय क्रिकेटर जिसको शामिल किया गया है? वो है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू √3 है, तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x2 पावर 6 प्लस 1 का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आंसर हमारा 0 होगा। आप इसको पॉज कर कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात की गई है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है और इसकी परिधि 56 सेंटीमीटर है और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर्स में हमको निकालनी होगी। यहाँ पर आंसर इसका 25 है। देखिए, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ूँ या हिंदी लैंग्वेज में, आप पॉज कर उसको, मैथ्स का क्वेश्चन है, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है उसको रेफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित समय के लिए 30,000 की धनराशि पर प्रतिवर्ष 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ₹4347 है। तो ये ब्याज हमें कितने समय में प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्षों में। आगे है, एक समकोण गोलांकर शंकु के आधार की जो त्रिज्या है ये दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन को स्थिर रखने के लिए इसकी नई ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पिछली ऊंचाई की 1/4। अगला दिया हुआ है, चिन्हित मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक है। जो चिन्हित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है। तो इस प्रकार हमको बताना है कि लेन देन का परिणाम क्या होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें 4% का लॉस होगा, नुकसान होगा। तो ऑप्शन करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए और बी एक साथ 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ए जो है ये बी से 2 गुना कुशल है। बी अकेले कितने दिनों में वही कार्य पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 डेज में। आगे बात की गई है, एक व्यापारी एक घड़ी और एक दीवार घड़ी के 390 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो जो व्यापारी है एक घड़ी और एक दीवार घड़ी को 390 रुपये में खरीदता है, वह उस घड़ी पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ उठाकर बेचता है। तो कुल मिलाकर 51.50 रुपये उसको प्रॉफिट होता है। तो दीवार घड़ी और घड़ी की मूल कीमतों के बीच का अंतर हमको बताना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 110। देन बात की गई है, 2 समान वृत्त यानी कि 2 इक्वल सर्कल्स जिनमें से प्रत्येक की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। उन सर्कल से जो बनने वाली एक अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 सेंटीमीटर। फिर बात की गई है, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल TQR है, इसका वर्ग जो है वो PQRS के अंदर खींचा गया है और डिग्री में जो कोड है, एंगल्स है, PTS का मान हमको ज्ञात करना है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल TQR इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर PQRS, तो द वैल्यू ऑफ एंगल PTS इन डिग्रीज तो कितना होगा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 150। आगे दिया हुआ है, एक आदमी बिंदु P पर खड़ा होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है और ऐसे में 30 डिग्री का कोण बन जाता है। वह व्यक्ति कुछ दूरी तक टावर की ओर चलता है और फिर टावर के शीर्ष पर उसका कोण 60 डिग्री का हो जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो वह टावर की दिशा में कितनी दूरी तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर्स, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक बस की गति दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड में बस द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बतानी है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 मीटर्स। आगे फिर से दिया हुआ है, यहाँ पर हमको निकालनी है ए की वैल्यू। तो ये देख लीजिए आप, इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि - 4/3 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। 4 × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻³ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻ × 10⁻⁻
इसमें कहा गया है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो हमें बताना है ये ट्राइंगल कौन से टाइप का है। तो ये एक समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य पर 13% का के लाभ की आशा करता है और यदि किसी महीने में उसकी जो बिक्री है वो 7,91,000 थी तो उसका प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91,000 उसका प्रॉफिट था। अगला देख लेते हैं। कहा गया है 7,000 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच में इस तरह से हमको डिवाइड करना है कि ए और बी का जो हिस्सा है वो 2:3 के रेशियो में हो और बी और सी का जो हिस्सा है वो 4:5 के रेशियो में हो। तो हमको बी का हिस्सा यहाँ पर बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2400। नेक्स्ट है, इसमें हमको बताना है वो कौन से प्रकार का बायोटिक इंटरैक्शन होता है यानी कि जैविक अंतर संबंध होता है जिसमें जो एक स्पीशीज होती है उसका तो प्रॉफिट होता है लेकिन जो दूसरी होती है वो अप्रभावित रहती है, ना उसका प्रॉफिट होता है और ना ही उसका कोई लॉस होता है। तो इस प्रकार के जैविक अंतर संबंध को कहते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनडीसी जो है ये बहुत ही पावरफुल संस्था है। ये 6 अगस्त 1952 को स्टैब्लिश हुई थी। इम्पॉर्टेंट है इसकी डेट क्योंकि एग्जाम में कई बार सीक्वेंस में आ जाता है, पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा संस्थान कब स्टैब्लिश हुआ। और ये काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, प्लस नीति आयोग के मेंबर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसको सुपर कैबिनेट कहा गया था। सुपर कैबिनेट इसको किसने कहा था ये कमेंट कर बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात की गई है नरसिम्हन समिति, इसका संबंध किससे है। तो नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार यानी कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है वो कौन सी बेरोजगारी होती है यानी अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप पूछा गया है जिसमें जो समग्र मांग में कमी होती है और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण ये उत्पन्न होती है इस तरह की बेरोजगारी, और मांग में वृद्धि के साथ ये समाप्त हो जाती है। तो वो कौन सी टाइप की बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय यानी साइक्लिकल बेरोजगारी। राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेलरेट माइग्रेशन, उसको क्या कहा जाता है। सुलभ मुद्रा, ठंडी मुद्रा यानी कोल्ड मनी, गर्म मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। तो इसका आंसर है गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी, हॉट मनी। अगला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की जो समस्या है निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित होती है। तो ये जो है ये सोने और चांदी की अनुपलब्धता से, वस्तुएं और सेवाएं निर्यात योग्य जो सरप्लस होता है उससे, और उसके बाद दिया हुआ है डॉलर या अन्य दुर्लभ मुद्राओं से। देखिए जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की समस्या होगी उसका संबंध है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं से। राइट, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है हिमालय क्षेत्र में हमको बताना है कि किस प्रजाति की जानवर नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको बताना है कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो फ्लाइंग ऐश में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये 1973 में आया, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है यानी हाथी प्रोजेक्ट ये 94 में आया, मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1975 और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में आया। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा हाथी प्रोजेक्ट।
जो ये हाथी प्रोजेक्ट है ये 1992 में आया था। बाकी ये बिल्कुल सही है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमको बताना है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा इसमें से प्लेस होगा जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको बायोमास इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में, नेशनल पार्क्स में, रामसर कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें, और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में। तो जहाँ नहीं दी जाती है वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया हुआ है, दुनिया में 17 फरवरी 2020 तक कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 36, राइट। देन माइक साइट किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एरर है प्रिंटिंग, तो आप ये देख लीजिएगा। तो माइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा था। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका संबंध है हाथियों से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो इसी से आपको समझ में आ गया है एलिफेंट से रिलेटेड है, अगर फुल फॉर्म पता है। देन दिया हुआ है क्वेश्चन कि तमिलनाडु में किस शहर में पहले माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सा शहर है तमिलनाडु का? वो हो जाएगा थाथानेरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें हमको बताना है कि आइस डैश और अतिथि, ये जो दो नई पहले हैं, ये इनको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आइस डैश और जो अतिथि हैं ये दोनों ही वित्त मंत्रालय की पहले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की। और उसके साथ ही क्या है इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो आइस डैश है ये क्या होगा? कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड है। कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा भारत में जो भी कारोबारी की सुगमता करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इस पहल से क्या होगा, जो आयातक है और तथा जो सामान्य लोग हैं वो ये देख सकेंगे कि देश में किस बंदरगाह और जो भी हवाई अड्डे हैं उन पर आयातित सामान के कस्टम क्लियरेंस की क्या स्थिति है, ठीक है। और उसके बाद अतिथि क्या है? अतिथि भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक पहल है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अतिथि ऐप है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर्स होंगे वो हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क विभाग यानी कि कस्टम जो ड्यूटी का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा तुरंत क्लियरेंस और जो भी सुगम आगमन की सुविधा है वो दी जाएंगी। और उससे हमारे हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर्स हैं और जो भी लोग आते हैं उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे दिया हुआ है, सेवाओं पर 5वीं वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन 26 से 28 नवंबर 2019 में बेंगलुरु में किया गया था। इस प्रदर्शनी का हमें शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है ये बताना है। तो ये 2019 नवंबर में हुई थी। इसका शुभारंभ किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब दिया हुआ है टाइगर ट्रायम्फ जो है ये भी नवंबर 2019 में हुई थी। इसमें हमें बताना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये टाइगर ट्रायम्फ किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में। इसका आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट। इसमें कहा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने आईसीजी की जो दक्षता है और उसकी तैयारियों की जांच के लिए गोवा के तट के पास एक क्षेत्रीय स्तर की एक एक्सरसाइज आयोजित की थी। तो ये कब आयोजित की थी ये प्रश्न है। तो इसका आयोजन किया गया था 6 से 7 नवंबर 2019 में, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है वर्ल्ड साइंस डे यानी विश्व विज्ञान दिवस 2019 की थीम क्या थी? ओपन साइंस। अब हमको बताना है ये वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी हो जाएगा और 10 नवंबर हो जाएगा वर्ल्ड साइंस डे। आगे दिया हुआ है, हमें बताना है किस पहली भारतीय महिला को न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन ऑफ आर्ट के ट्रस्ट के लिए चुना गया है। तो वो कौन सी महिला है यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीता अंबानी को इसके लिए चुना गया है। फिर बात की गई है कि वो कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो 14 नवंबर 2019 को पटना में जिनका निधन हो गया था। तो ये काफ़ी फेमस थे, इनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं
फिर इसमें बात की गई है नवंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ने वाला जो सिसेरी पुल है, इसका किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो इसको उद्घाटित किया गया था हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के अध्यक्ष सुरेश कृष्णा को नवंबर 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये बताना है यहाँ पर हमको। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो है हमारा क्वालिटी रत्न अवार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। इसमें बात की गई है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच में ये हुआ था और इसको आयोजित किया गया था ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। ठीक है। फिर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में प्रथम देश जो है वो अफगानिस्तान दिया हुआ है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत की पोजीशन है 7th। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है, इसमें कहा गया है किस राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है वो अरुण भूमि है। तो ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। फिर दिया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर जो हैं शफाली वर्मा, ये किस राज्य की हैं? तो इनका राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा की है। फिर अगला प्रश्न है जॉर्ज स्कैलर लाइफ टाइम अवार्ड। ये जो जॉर्ज स्कैलर लाइफ टाइम अवार्ड है ये भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को सम्मानित किया गया है इससे, और उनका नाम बताना है यहाँ पर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है के उल्लास करांथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, के उल्लास करांथा इसका सही आंसर है। फिर दिया हुआ है कि नवंबर 17 से और 21 के बीच में रोर ऑफ द सी, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया और कतर के बीच में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसमें हमको एकता सिस्टम के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख होता था उसको मुक्ति कहते थे, बिल्कुल सही बात है। और जो मुक्ति होता था वो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था, ये भी ठीक है। और एकता के जो सैनिक होते थे उनको वेतन कौन देता था? सुल्तान। तो ये बात गलत है, क्योंकि एकता के जो सैनिक थे उनको वेतन कौन देता था? मुक्ति। ठीक है। और उसके बाद मुक्ति जो होता था ये आवश्यक खर्च के बाद जो भी बचा हुआ धन होता था ये सरकार को देता था। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो नहीं पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और लगभग 50 वर्षों तक वो इस पर शासन किए थे? तो पांड्य, चोल, चेर या पल्लव? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोलों ने। राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो निचली जातियों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों और जो शिष्टाचार का अनुकरण किया था और नकल करने की कोशिश की थी, तो इसको संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृताइजेशन कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये टर्म किसने दिया था? तो ये टर्म दिया गया था एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन इसमें हमको बताना है कि वो कौन इंग्लिश थे, फिलिप स्प्रैट बेसिकली थे, जिनको दिया गया था कॉन्स्पिरेसी केस में सज़ा सुनाई गई थी। तो उनको हमें बताना है बेसिकली जो फिलिप स्प्रैट थे ये कौन से मुकदमे से संबंधित है, ये बताना है। तो ये संबंधित है मेरठ षड्यंत्र मामले से। ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे और मेरठ षड्यंत्र मामला जो है ये कम्युनिस्ट के ही खिलाफ था और इसमें कम्युनिस्ट लीडर्स को सज़ा सुनाई गई थी। तभी फिलिप स्प्रैट जो अंग्रेज थे इनको भी सज़ा सुनाई गई थी। ये कौन से ईयर में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1929 की घटना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट से रिलेटेड है और इसमें अंग्रेज फिलिप स्प्रैट को पर मुकदमा चला था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है डच फैक्ट्रियों की स्थापना किस स्थान पर नहीं की गई है। तो कहाँ कहाँ स्थापना की गई है ये थोड़ा
देख लीजिएगा सबकी स्थापना, जितने अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, तो इनकी जो पहली दूसरी जो जगहें होती हैं उनकी स्थापना तो हमको पता ही होनी चाहिए, पहली दूसरी जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी। तो मसूलीपट्टनम, पोत्तापोली और देवानामपट्टनम और अहमदाबाद। तो कहाँ पर स्थापित नहीं की थी इन्होंने अपनी फैक्ट्री, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर बात की गई है साइमन कमीशन की सिफारिश में से क्या नहीं थी। तो इन्होंने अलग सांप्रदायिक चुनाव यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, कम्युनल इलेक्टोरेट, और उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, द्विशासन का उन्मूलन यानी कि डायरकी का अंत की बात की थी, और बर्मा के अलग होने की बात की थी। तो इसमें से इसका कौन सा नहीं था, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, दर्पण जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास ये बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा, वो है हमारा दर्पण। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसको लिखा गया है बाल श्री जाम्बेकर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हमें बताना है मुगल काल के शासकों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कब कौन सा शासक आया। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हो जाएंगे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएंगे, जहांदार शाह, फिर आ जाएंगे शाहजहां द्वितीय, और अंत में हो जाएंगे अकबर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले 4 फिर 2 देन 3 एंड 1। आगे देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है वो कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। तो विलियम हॉकिंस आए किसके समय पर थे, अगर आप ये जानते होंगे तो आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने ही मनसब दिया होगा। तो ये आए थे जहांगीर के समय पर, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें हमको बताना है कि 1843 में सिंध जो है वो इंक्लूड हो गया था ब्रिटिश एम्पायर में। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल उस समय पर थे, ऑप्शंस देख लेते हैं, चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट क्लाइव, एलन बरो या विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, लॉर्ड एलन बरो थे उस समय पर गवर्नर जनरल। फिर बात की गई है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ये फ्रांसीसी फोर्सेस और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ी गई काफ़ी निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद से ही जो फ्रांसीसी शक्ति थी इंडिया में वो समाप्त हो गई थी और इंग्लिश जो थे इनकी पावर बढ़ गई थी। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है जो फ्रांसीसी सेना थी उनका नेतृत्व किसने किया था। तो ये किस ईयर में हुई थी, ये हुई थी 1760 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था फ्रांसीसियों की तरफ से, तो वो किया गया था आर्थर काउंट डी लालीग ने। ठीक है, और अंग्रेज़ों का किसने किया था इस बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में नेतृत्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको किया गया था सर आयर कूट के द्वारा। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का किया गया था सर आयर कूट के द्वारा, और फ्रांसीसियों का किसने किया था, काउंट द लाली ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, कहा गया है कुआतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा गया है धम्म के बारे में अशोक ने कौन से अभिलेख में लिखा है। तो कौन सा अभिलेख था जिसमें धम्म के बारे में लिखा गया है, ये लिखा गया है 11वें अभिलेख में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो धम्म की बात किसमें की गई थी, 11वें अभिलेख में। 13वें में कलिंग का जो युद्ध था उसका विवरण दिया हुआ है। 5th अभिलेख की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने धम्म महामात्रास की बात बताई थी। ठीक है, और अगर 1st अभिलेख की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया था कि एनिमल स्लॉटर ये सब बैन होना चाहिए। ठीक है, तो सबके बारे में पता चल गया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। देन अगला दिया हुआ है कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था। तो मतलब इनटॉलरेंट थे वो बौद्ध धर्म के प्रति। पुलकेशन सेकेंड, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र शुंग। देखिए तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। बाकी ये जो तीनों थे इनके द्वारा बौद्ध धर्म को सम्मानित किया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को सम्मानित नज़रों से देखा गया था। जो गौतमी सातकर्णी थे इनकी जो वाइफ्स होती थी वो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, जबकि ये लोग कौन से धर्म को फॉलो करते थे, ये लोग
ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जगत गुरु बादशाह, ये किसका टाइटल था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का, यूसुफ आदिल शाह का, कुली कुतुब शाह का या बारीद शाह का? तो ये टाइटल था इब्राहिम आदिल शाह का। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि घाटोली का जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? यहाँ पर लोधी होगा। तो घाटोली का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, ये हुआ था बैटल लोधी डायनेस्टी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। ठीक है, राणा सांगा के बीच में। तो इससे क्लियर है किसने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को? राणा सांगा के द्वारा पराजित किया गया था। और यहाँ पर ये घटोली नहीं, यहाँ पर ये के होगा। ठीक है, खटोली के से लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। तो बैटल ऑफ खटोली का हमने देख लिया है और ये हुई थी 1518 में। तो ये भी याद रखिएगा, अगर कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है किसको नोबेल ऑयल यानी कि नोबेल तेल कहा जाता है। तो नोबेल ऑयल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात की गई है, देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए, जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये कहाँ से, ये क्या करता है? ये बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हो जाएगा एड्रिनल मेडुला और एक हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इससे रिलीज होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में रिलीज होता है हमारा मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एल्डोस्टेरोन, और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में सॉल्ट के बैलेंस में। ठीक है, और इसके अलावा और जो रिलीज होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं, और इसमें सबसे प्रीडोमिनेंट होता है कॉर्टिसोल। राइट, इसके अलावा एंड्रोजेंस भी होते हैं, इसको भी रिलीज किया जाता है इसके द्वारा ही। राइट, तो यहाँ पर हमने देख लिया है करेक्ट आंसर हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि मैराथन के समय पर एथलीट्स को कभी कभी इनमें से किसके संचय के कारण पैर की जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्दनाक संकुचन होता है? तो किसका ज़्यादा हो जाता है उनके बॉडी में एक्यूमुलेशन? अल्कोहल का, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड का, या एसिटिल्डिहाइड का? तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर कहा गया है एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन कब लिया जाता है? ये आपको पता होगा इसका आंसर। कॉमन अवेयरनेस अगर हमें हो तो कई सारे आंसर्स हम उसी से दे सकते हैं। जब ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात की गई है कोशिका में उपस्थित जेली जैसा जो पदार्थ होता है वो किसको कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल की झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक, न्यूक्लियस या फिर जीन? तो ये कहा जाता है साइटोप्लाज्म को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, फिर आगे है पैनक्रियाटिक जो जूस है ये कंटेन करता है एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जो है ये किसके पाचन करते हैं, किसके पाचन में प्रयोग होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, केवल प्रोटीन और वसा यानी फैट के, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का ही पाचन करता है अग्नाशय में जो एंजाइम होता है वो। राइट, अगला देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रीट या किडनी? तो ये आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है एक्सक्रीटरी यूनिट। इसमें हमको बताना है वो कौन सा टिश्यू है जो पौधों को सहारा देता है और भोजन संग्रहित करता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलिनकाइमा टिश्यू या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी। राइट, अगला देख लेते हैं। इसमें बात की गई है पायरिडॉक्सिन, ये कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है? तो हमें सारे ही विटामिन्स के पता होने चाहिए साइंटिफिक नेम्स। तो पायरिडॉक्सिन नाम होता है विटामिन B6 का, ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और विटामिन ए का क्या नाम है, ये है रेटिनॉल। विटामिन सी क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी आप सारे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बात की गई है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात जयप्रकाश नारायण जो थे इनको किस जेल में रखा गया था। कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं देख लेते हैं एक बार। भागलपुर, सिवान, हजारीबाग और पटना। तो इनको कौन सी जेल में रखा गया था, इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह ने सियाराम दल का सृजन किया था और इसको इन्होंने कहाँ पर किया था ये बताना है यहाँ पर हमको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सियाराम सिंह ने सियाराम दल का सृजन कहाँ पर किया था, भागलपुर में किया था। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान यदुनंदन शर्मा ने किस जिले में किसान सभा आंदोलन चलाया था, गया में, बांका में, कैमूर में या पटना में। तो ये इन्होंने कहाँ पर चलाया था, इसको चलाया गया था इनके द्वारा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया में, ठीक है। फिर देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडियन किसान सभा के गठन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, एनजी रंगा ने, बसावन सिंह ने या इंदुलाल याग्निक ने। तो इसमें निभाई गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रमुख भूमिका। आगे बिहार प्रांतीय किसान कॉन्फ्रेंस सभा या कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक हमारे हो जाएंगे, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये फाउंडर थे बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के। आगे देखते हैं। जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, अब्दुल बरी, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण या राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 1931। यहाँ पर 1931 होगा, यहाँ पर 1831 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1931 है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये 1931 में स्टैब्लिश हुई थी, इस समय पर जयप्रकाश नारायण थे, 1831 के समय पर नहीं थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका सृजन किसके द्वारा किया गया था, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय या अब्दुल बारी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके जो फाउंडर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, इसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी भी सम्मिलित थे। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है, ऑल इंडिया किसान सभा जो थी इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के लिए आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय और अब्दुल बारी। तो इसको स्थापित किया गया था बेसिकली सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, ये जो प्रोग्राम है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग टू फार्मर्स देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये भी बिहार होगा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंडिया और म्यांमार के बीच में जो विदेश कार्यालय परामर्श का 18th दौर जो था वो 6 दिसंबर 2019 को कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे है डॉक्टर अनीता भटनागर जैन जो है, इन्होंने बच्चों के लिए 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। एक है कुंभ, दूसरी गरम पहाड़ और तथा तीसरी है दिल्ली की बुलबुल। तो इसका विमोचन जो है ये किसके द्वारा किया गया है। तो इसको किया गया था, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया है कि वो कौन से एक्टर हैं जिनको बिहार के खादी माल के प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दिनेश लाल यादव, पंकज त्रिपाठी, केसरी लाल यादव या मनोज तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है
इसमें से कौन सा एक शीतोष्ण घास मैदान है, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है? सवाना, लानोस, स्टेपी या कैंपोस? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर दिया हुआ है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के कौन से भाग, शरीर के कौन से भाग में पड़ता है, यानी कि जो एक्सट्रीम साइड इफेक्ट होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस के, वो सबसे पहले कौन से पार्ट में एविडेंट होते हैं? आंखों में या लंग्स में, स्किन में या बोन मैरो में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले ये एविडेंट होते हैं हमारी स्किन पे। उसके बाद आता है चूलिया वाटरफॉल। ये किस नदी पर है? तो चूलिया वाटरफॉल जो पड़ता है ये कौन सी नदी पर पड़ता है? चंबल नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है जो सम्राट हर्ष थे, ये जब साउथ की तरफ बढ़ रहे थे तो नर्मदा नदी के पास इनको किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा, सेकंड के द्वारा, विक्रमादित्य फर्स्ट या सेकंड के द्वारा? तो आपको पता है पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष जो थे ये पराजित हुए थे। तो इनको किसके द्वारा रोका गया था? ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ करके किसके साथ हर्ष का युद्ध हुआ था, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ऐसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होते नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देवदासी प्रथा, ये किस काल में आम थी? तो ये विजयनगर काल में, सल्तनत काल में, मुगल काल में या प्रारंभिक वैदिक काल में? इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर काल। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है फर्स्ट जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी इंडिया में? तो मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी या मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सूरत, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कानपुर में। ठीक है, किस ईयर स्टैब्लिश किया था इसको कॉमेंट कर बताइएगा। इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।